व्हाट्सएप का जन्म हुआ था 2009 में और उससे 2 साल पहले ही 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ था। और ये वो दौर था जब स्मार्टफोन्स और उनकी एप्स ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया था, क्योंकि 2004 में लॉन्च हुई फेसबुक रैपिडली ग्रो कर रही थी, क्योंकि उस दौर में स्मार्टफोन्स और उनकी एप्स लोगों के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट था। और उन्हीं दिनों याहू के एक एम्प्लॉय ब्रायन एक्टन ने याहू से जॉब छोड़कर फेसबुक में अप्लाई किया था, लेकिन फेसबुक ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। और ब्रायन एक्टन ने इस पर कहा भी था, फेसबुक टर्न मी डाउन, लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ्स नेक्स्ट एडवेंचर। और कुछ ही मंथ्स बाद उनकी लाइफ में ये एडवेंचर आ भी जाता है, जब ब्रायन एक्टन और उनके एक फ्रेंड येन क्वाम को एक स्मार्टफोन ऐप बनाने का आइडिया आता है। और येन भी याहू में काम कर चुके थे और फिर ये दोनों मिलकर एक ऐप बनाते हैं जिसका नाम है व्हाट्सएप। शुरुआत में इस ऐप को डिजाइन किया गया था सिर्फ लोगों को अपने स्टेटस अपडेट करने के लिए, लेकिन जैसे ही इस ऐप में प्राइवेट मैसेजिंग का फीचर ऐड किया गया, इस ऐप ने तेजी से पॉपुलैरिटी गेन करनी शुरू कर दी, क्योंकि उस दौर में कॉल्स के साथ साथ टेक्सटिंग भी काफी एक्सपेंसिव हुआ करती थी। वहीं दूसरी ओर व्हाट्सएप ग्लोबली फ्री मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड करा रहा था। होता क्या है, जो भी फ्री एप्स होती हैं वो नॉर्मली 3 तरीके से अपना पैसा कमाती हैं। पहला एडवर्टाइजिंग, दूसरा इन ऐप परचेज, तीसरा सेलिंग योर डेटा। बट द व्हाट्सएप फाउंडर्स हेट एडवर्टीजमेंट्स और इसका रीजन उन्होंने एक लंबा चौड़ा ब्लॉग लिख कर दिया था। तो व्हाट्सएप के पैसे कमाने का पहला ऑप्शन तो यहाँ खत्म हो जाता है और व्हाट्सएप फाउंडर्स लोगों से व्हाट्सएप यूज करने के लिए कोई चार्ज भी नहीं लेना चाहते थे। तो दूसरा ऑप्शन पैसे कमाने का यहाँ खत्म हो जाता है। अब तीसरा ऑप्शन बचता है सेलिंग डेटा। इसका तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि व्हाट्सएप के दोनों ही फाउंडर्स प्राइवेसी एक्टिविस्ट रह चुके थे। तो व्हाट्सएप के पैसे कमाने का तीसरा ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। तो अब तक व्हाट्सएप बिना रेवेन्यू के ही चल रहा था। ब्रायन और येन के याहू में काम करने वाले कुछ वेल्दी फ्रेंड्स थे जो व्हाट्सएप को रन करने में इनकी फाइनेंशियली हेल्प किया करते थे। दूसरी ओर ज्यादा से ज्यादा यूजर्स व्हाट्सएप से जुड़ते चले जा रहे थे, क्योंकि व्हाट्सएप ने पिक्चर्स मैसेजिंग जैसे फीचर्स भी ऐड कर दिए थे। लेकिन व्हाट्सएप की रैपिड ग्रोथ के चलते सर्वर में इन्वेस्ट करने और एक बड़ी टीम हायर करने के लिए रेवेन्यू की जरूरत थी। इसीलिए व्हाट्सएप $1 की एनुअल फी रख देता है। किसी कंट्री में तो व्हाट्सएप को परचेज करने के लिए $1 की अपफ्रंट एनुअल फी पे करनी पड़ती थी, और किसी कंट्री में व्हाट्सएप 1 साल के लिए फ्री था और 1 साल बाद अगर आप व्हाट्सएप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए $1 की फी पे करनी पड़ती थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये $1 की फी भी किसी को एनफोर्स नहीं की जाती थी। अगर कोई व्हाट्सएप 1 साल यूज करने के बाद $1 की फी पे नहीं करता था तो भी उसका व्हाट्सएप बंद नहीं होता था, और ये $1 की फी एज ए डोनेशन थी। और यूजर्स द्वारा पे की गई इस $1 की फी भी व्हाट्सएप के लिए काफी मददगार साबित हुई। यूँ कहिए कि $1 की एनुअल फी से व्हाट्सएप की सिर्फ कॉस्ट निकल रही थी, व्हाट्सएप प्रॉफिट में अब भी नहीं था। होता क्या है कि अगर कोई टेक कंपनी अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है या प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, लेकिन अगर उस कंपनी के पास बड़ी मात्रा में यूजर्स हैं तो वो यूजर्स उस कंपनी की पोटेंशियल होते हैं, और जिन कंपनीज में पोटेंशियल होती है उन कंपनीज पर इन्वेस्टर्स की नज़र बनी रहती है। शुरुआत में व्हाट्सएप फाउंडर्स किसी भी इन्वेस्टर्स को इसलिए इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे क्योंकि फिर बाद में इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बनाने के लिए ऐप को मोनेटाइज करने के लिए पुश करेंगे, जिसके चक्कर में ऐप की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। लेकिन व्हाट्सएप की ग्रोथ देख सेक्वा कैपिटल जैसी कंपनीज ने भी व्हाट्सएप को मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑफर देने शुरू कर दिए थे, और टर्म्स एंड कंडीशंस जो व्हाट्सएप चाहे। अब यहाँ व्हाट्सएप को लगने लगा था कि यूजर्स से पैसे ना वसूल कर ऐप की क्वालिटी को और ज्यादा बेस्ट करने के लिए खर्च किया जाए, क्योंकि ऐप अगर अच्छी होगी तो और ज्यादा यूजर्स जुड़ेंगे, और ज्यादा यूजर्स जुड़ेंगे तो और ज्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे। अब ना तो व्हाट्सएप ने एड्स रन किए और ना ही उसमें कोई पेड फीचर्स डाले, जिसकी वजह से व्हाट्सएप ने और तेजी से ग्रो किया, जिससे और ज्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होने लगे और व्हाट्सएप फाउंडर्स को व्हाट्सएप में इम्प्रूवमेंट के लिए और ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलने लगा। लेकिन इस स्ट्रेटेजी के साथ एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि आप हमेशा के लिए इन्वेस्टर्स पर रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि आज नहीं तो कल इन्वेस्टर्स को अपना प्रॉफिट चाहिए ही होगा। अब आता है 2014 और इस साल पूरा बिजनेस वर्ल्ड शॉक में था, क्योंकि फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया था।
जबकि 9 महीने पहले ही व्हाट्सएप ने कुल $1.2 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, विच इज नथिंग। और 2 साल पहले ही फेसबुक ने इंस्टाग्राम को कुल $1 बिलियन में खरीदा था। और व्हाट्सएप जैसा सिमिलर फीचर फेसबुक में भी है, फेसबुक मैसेंजर के रूप में। तो सबका सिर्फ एक ही सवाल था, इज इट वर्थ इट? A customer of this app pays nothing in the first year. The subscription fee in the second year is $1. How can this company be worth $19 billion? I think that's a valid question. But $19 billion, come on, is it really worth it? This is worth a hell of a lot of money. $60 billion. I mean, I'm $19 billion. I mean, I'm stunned. So what is this? लेकिन अब व्हाट्सएप के परचेजिंग अमाउंट से ज़्यादा कंसर्न व्हाट्सएप के यूजर्स, उनके डेटा और प्राइवेसी के लिए था, क्योंकि यूजर्स के डेटा और उसकी प्राइवेसी के मामले में फेसबुक का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। फिर चाहे वो फेसबुक के अर्ली डेज में लीक हुई मार्क जकरबर्ग और उनके फ्रेंड के बीच की प्राइवेट चैट हो, जिसमें मार्क जकरबर्ग अपने फ्रेंड से चैट करते हुए कहते हैं, या सो इफ यू एवर नीड इन्फो अबाउट एनीवन एट हार्वर्ड जस्ट आस्क, आई हैव 4000 ईमेल्स, पिक्चर्स, एड्रेसेस, एसएनएस। फ्रेंड, व्हाट, हाउ डू यू मैनेज दैट वन? Zuckerberg, people just submit it, I don't know why, they trust me, dumb F। फिर वो चाहे कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल का मामला हो। We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here. अब बात आती है कि आखिर फेसबुक ने व्हाट्सएप को इतना महंगा खरीद क्यों लिया और इसको मोनेटाइज कैसे करेगा। एक रीजन तो ये बताया जाता है कि मार्क जकरबर्ग कंपटीशन नहीं बढ़ने देना चाहता था, क्योंकि मार्क जकरबर्ग को पता चला था कि व्हाट्सएप फाउंडर्स को गूगल माउंटेन व्यू हेडक्वार्टर्स में इनवाइट किया गया है फॉर टॉक्स। तो जकरबर्ग को लगा कि इससे पहले कि गूगल बाजी मार जाए, उसने व्हाट्सएप फाउंडर्स को इतनी बड़ी रकम ऑफर कर दी कि वो मना ही नहीं कर पाए। और दूसरा रीजन यहाँ बताया जाता है वो है व्हाट्सएप की कांस्टेंट ग्रोथ। 2014 की ही अगर बात करें तो 450 मिलियन पीपल यूज्ड व्हाट्सएप मंथली। 1 मिलियन पीपल पर डे व्हाट्सएप से जुड़ रहे थे और 70% व्हाट्सएप के एक्टिव यूजर्स थे। और व्हाट्सएप 180 कंट्रीज में अवेलेबल है। वहीं 2022 के एक डेटा की अगर बात करें तो 120 बिलियन के आसपास मैसेजेस व्हाट्सएप पर डे सेंड होते हैं। और 2022 के एक डेटा के मुताबिक व्हाट्सएप के 2.44 बिलियन एक्टिव यूजर्स थे। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो 535.8 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स के साथ इंडिया लिस्ट में पहले नंबर पर है। और फेसबुक को चाहिए क्या? यही तो चाहिए, यूजर्स और उनका डेटा। जितना ज्यादा डेटा और यूजर्स फेसबुक के पास होंगे उतना ही उसका फायदा होगा। It's worth more than $19 billion. I mean, it's hard to exactly make that case today because they have so little revenue compared to that number. But I mean, the reality is there are very few services that reach 1 billion people in the world. They're all incredibly valuable, much more valuable than that. और WhatsApp के पास वो सब कुछ था, बिहेवियरल डेटा, कॉन्टैक्ट लिस्ट और पर्सनल इंफॉर्मेशन। एक रिपोर्ट के मुताबिक जकरबर्ग ने व्हाट्सएप फाउंडर्स से प्रॉमिस किया था कि व्हाट्सएप विल कंटिन्यू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। कहने का मतलब था कि व्हाट्सएप जैसा है वैसा ही चलेगा, व्हाट्सएप की कोई भी इंफॉर्मेशन फेसबुक के साथ शेयर नहीं की जाएगी। लेकिन 2017 में कहानी बदल जाती है। व्हाट्सएप के को फाउंडर ब्रायन एक्टन व्हाट्सएप के मोनेटाइजेशन को लेकर मार्क जुकरबर्ग के साथ हुई एक कॉन्फ्लिक्ट के बाद फेसबुक को छोड़ देते हैं और उसके साथ ही $850 मिलियन वर्थ के स्टॉक्स भी छोड़ देते हैं। और रीजन वही था जो ब्रायन एक्टन कभी नहीं करना चाहते थे और जो जकरबर्ग करने में माहिर है, टारगेटिंग एड्स एट यूजर्स एंड सेलिंग बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स। बाद में ब्रायन एक्टन ने फोर्ब्स से बात करते हुए कहा था कि आई सोल्ड माई कंपनी, आई सोल्ड माई यूजर्स प्राइवेसी टू अ लार्ज बेनिफिट, आई मेड अ चॉइस, आई मेड अ कॉम्प्रोमाइज, आई लिव विद दैट एवरी डे। और एक साल बाद ब्रायन ने ट्वीट करते हुए कहा था कि इट्स टाइम डिलीट फेसबुक। और फिर ब्रायन एक्टन ने $50 मिलियन में एक और मैसेजिंग ऐप स्टार्ट की जिसका नाम था सिग्नल। और इसके अंदर भी व्हाट्सएप वाले ही फीचर्स हैं और इस ऐप की भी प्रायोरिटी है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। और फिर 2017 में यूरोपियन कमीशन ने फॉर प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के चलते 110 मिलियन यूरो का फेसबुक पर फाइन लगाया था।
क्योंकि व्हाट्सएप को एक्वायर करते समय फेसबुक ने फॉल्सली क्लेम किया था कि ये टेक्निकली इम्पॉसिबल है कि ऑटोमेटिकली फेसबुक यूजर की इंफॉर्मेशन और व्हाट्सएप यूजर की इंफॉर्मेशन कंबाइन हो सके। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक पर सालों से शेयर किया जा रहा है। फिर 2018 में व्हाट्सएप के को-फाउंडर येन कॉम ने भी फेसबुक छोड़ दी थी। रीजन वही था, डिसएग्रीमेंट विद द फेसबुक ओवर प्राइवेसी। व्हाट्सएप का इंक्रिप्शन वीक बनाया जा रहा था और मोनेटाइजेशन को इजी। और फिर 2021 में भी व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर लोगों ने कंसर्न जताया था। ध्रुव राठी की अगर बात करें तो नो डाउट वो एक वेल रिसर्च्ड और डिटेल्ड वीडियो बनाता है, लेकिन जहाँ तक बात है व्हाट्सएप एक्सपोज्ड वाली वीडियो की, मुझे लगा उस वीडियो में उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर दिए हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।